हेलो दोस्तों, रूल कैमरा फैक्ट्स फैमिली आ गई है आपके सामने आपको हैरान कर देने वाले फैक्ट्स की एक और नई वीडियो को लेकर। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए इस हैरत अंगेज उड़ान में बैठने के लिए। जी हाँ दोस्तों, कुर्सी की पेटी से ही जुड़ी है आज की हमारी फैक्ट्स की वीडियो। आज हम जानेंगे हिस्ट्री में रजिस्टर्ड सबसे विचित्र एयरप्लेन फ्लाइट्स के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का सफर। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 1937 में उड़े लॉकहीड इलेक्ट्रा 10E की। दोस्तों, एमिलिया ईयरहार्ट 1937 में लॉकहीड इलेक्ट्रा 10E पर दुनिया भर में चक्कर लगाने की कोशिश कर रही थी। वे अपने नेविगेटर फ्रेड नूनन के साथ न्यू गिनी से दुनिया भर की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर रवाना हुई थी, जिसके बाद उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। ईयरहार्ट 1932 में अटलांटिक महासागर पर अकेले उड़ाने वाली पहली महिला एविएटर थी, लेकिन 90 साल बाद भी उनके लापता होने की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। इससे जुड़ी थ्योरीज एक सरल दुर्घटना और डूबने की हाइपोथेसिस से लेकर अन्य संभावनाओं जैसे खाई में गिरना और एक द्वीप पर जीवित रहने की संभावना बताती है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स क्रैश के बारे में। 2016 में भारत ने अपने इतिहास में समुद्र पे सबसे बड़ा खोज और बचाव का अभियान चलाया। बंगाल की खाड़ी के ऊपर सेना का एनोटॉव AN-32 विमान लापता हो गया था, जिसमें 29 लोग सवार थे। विमान, जहाज और पनडुब्बियों की तैनाती के बावजूद विमान उस समय नहीं मिल पाया। हाल ही में मिसिंग होने के 7 साल बाद जनवरी 2024 में चेन्नई तट से लगभग 310 किलोमीटर दूर 3.4 किलोमीटर की गहराई पे क्रैश्ड एयरफोर्स विमान मिला हमारा। दोस्तों, आइए आगे बात करते हैं इतिहास की भयावह टक्कर के बारे में। जी हाँ, ग्रैंड कैनायन TWA फ्लाइट 2 एंड यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 718। दोस्तों, 30 जून 1956 को ग्रैंड कैनायन के ऊपर आसमान में लॉस एंजलिस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हाल ही में उड़ान भरने वाले 2 विमान, एक यूनाइटेड एयरलाइंस डगलस DC-7 शिकागो जा रहा था और एक ट्रांसवर्ल्ड एयरलाइंस लॉकहीड L-1049 सुपर कॉन्स्टलेशन कैंसस सिटी जा रहा था, आपस में टकरा गए। दोनों उड़ानों में सवार सभी 128 यात्री और चालक दल के सदस्य मारे गए। ये दुर्घटना ATC सिस्टम के $250 मिलियन के अपग्रेड का कारण बना, जो उन दिनों एक बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। दुर्घटना ने हवाई सुरक्षा की देखरेख के लिए 1958 में फेडरल एविएशन एजेंसी की निर्माण को गति दी। दोस्तों, आगे बात करते हैं सिंसिनाटी में एयर कनाडा फ्लाइट 797 की। 2 जून 1983 में डलास से टोरंटो के लिए 33,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले एयर कनाडा 797 DC-9 पर गड़बड़ का पहला संकेत पीछे के शौचालय से निकलने वाले धुएं के गुबार थे। जल्द ही केबिन में घना धुआं भरने लगा और विमान ने आपातकालीन अवरोहण शुरू कर दिया। धुएं के कारण मुश्किल से इंस्ट्रूमेंट पैनल देख पाने के कारण पायलट ने विमान को सिंसिनाटी में उतारा, लेकिन दरवाजे और आपातकालीन निकास द्वार खोले जाने से कुछ देर बाद केबिन में अचानक आग लग गई और इससे पहले कि सभी बाहर निकल पाते विमान में सवार 46 लोगों में से 23 की मौत हो गई। इसी घटना के बाद FAA ने अनिवार्य किया कि विमानों के शौचालय में स्मोक डिटेक्टर और ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर लगे होने चाहिए। 5 साल के भीतर सभी जेट लाइनरों को सीट कुशन और फ्लोर लाइटिंग पर आग को रोकने वाली परतों के साथ लगाया गया, ताकि यात्रियों को घने धुएं में बाहर निकलने में मदद मिल सके। 1988 के बाद निर्मित विमानों में अधिक फ्लेम रेजिस्टेंट सामग्री होती है। आइए दोस्तों, आगे बात करते हैं एक ऐसी दुर्घटना की जिसने DC-10 के हाइड्रोलिक्स की दिशा बदल दी। यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 232 19 जुलाई साल 1989 को डेनवर से शिकागो जा रही थी, जब DC-10 के पिछले हिस्से में इंजन फेल हो गया, जिसने विमान के हाइड्रोलिक लाइनों को तोड़ना शुरू कर दिया और विमान बेकाबू हो गया। विमान में सवार 296 लोगों के लिए ये भयावह अनुभव था। दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद विमान वाइट बॉडी क्राफ्ट रनवे से लुढ़क गया और उसमें आग लग गई, लेकिन चमत्कार ये था कि विमान में सवार 185 यात्री बच गए। बाद में राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड यानी NTSB ने निर्धारित किया कि दुर्घटना मैकेनिक द्वारा फैन डिस्क में दरार का पता लगाने की विफलता के कारण हुई थी। दुर्घटना के कारण FAA ने DC-10 के हाइड्रोलिक सिस्टम में संशोधन का आदेश दिया
और इसने इंजन निरीक्षण के तरीके को ही बदल दिया। दोस्तों, अगली दुर्घटना वो है जिसने लिटरली यात्रियों को हवा में उड़ा दिया था। 28 अप्रैल 1988 को जब एलोहा फ्लाइट 243, जो कि एक 19 साल पुराना बोइंग 737 था, हिलो हवाई से होनोलुलु की छोटी सी उड़ान पर निकला था। जब यह 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो इसके धड़ का एक बड़ा हिस्सा उड़ गया, जिससे दर्जनों यात्री खुली हवा में उड़ रहे थे। चमत्कारिक रूप से विमान का बाकी हिस्सा पायलटों ने सुरक्षित उतार दिया, लेकिन केवल एक व्यक्ति, जो कि एक फ्लाइट अटेंडेंट था, विमान से बाहर बह गया और मारा गया। एनटीएसबी ने जंग और व्यापक फटीग डैमेज के कॉम्बिनेशन को इसके लिए दोषी ठहराया, जो विमान की 89,000 से अधिक उड़ानों के दौरान बार बार दबाव चक्रों का परिणाम था। जवाब में FAA ने 1991 में नेशनल एजिंग एयरक्राफ्ट रिसर्च प्रोग्राम शुरू कर दिया, जिससे उच्च उपयोग और उच्च साइकिल वाले विमानों के लिए निरीक्षण और रखरखाव की आवश्यकताओं को कड़ा कर दिया गया। दोस्तों, आगे बात करेंगे एक बेहद ही दुखद दुर्घटना के बारे में, जिसका कारण एक बहुत बड़ी लापरवाही थी। मियामी में वैल्यूजेट फ्लाइट 592, जिसने होल्ड में आग की रोकथाम के लिए नए रेगुलेशंस को स्ट्रेंथन किया। दोस्तों, हालांकि FAA ने 1983 में एयर कनाडा की दुर्घटना के बाद केबिन में आग लगने से बचाव के उपाय किए थे, लेकिन इससे यात्री जेट के कार्गो के डिब्बों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया गया। 11 मई 1996 को मियामी के पास एवरग्लेड्स में वैल्यूजेट 592 की भयानक दुर्घटना में DC-9 में आग केमिकल ऑक्सीजन जनरेटर के कारण लगी थी, जिसे एयरलाइन के रखरखाव के ठेकेदार सेब्रेटेक द्वारा अवैध रूप से पैक किया गया था। जांचकर्ताओं ने पाया कि विमान में टेक ऑफ करते समय हल्का सा झटका लगने पर ऑक्सीजन जनरेटर में से एक एक्टिवेट हो गया था। जैसे ही विमान उड़ान भरने लगा, जनरेटर ने गर्मी छोड़नी शुरू कर दी, जिससे अन्य कनस्तर भी सक्रिय हो गए। प्रत्येक सक्रियण से अधिक गर्मी पैदा हुई, जिससे सभी जनरेटर तेजी से सक्रिय हो गए। तीव्र गर्मी ने कार्गो होल्ड में अन्य सामग्रियों में आग लगा दी। एक टर्बुलेंस ने आग को चालू कर दिया, जिसे ऑक्सीजन जनरेटर से रिस रही ऑक्सीजन ने और भी बढ़ा दिया। पायलट समय पर जलते हुए विमान को उतारने में असमर्थ रहे और 110 लोग मारे गए। FAA ने सभी वाणिज्य एयरलाइनों के कार्गो होल्ड में स्मोक डिटेक्टर और स्वचालित अग्निशामक यंत्रों को अनिवार्य कर दिया। इसने विमान पर खतरनाक माल ले जाने के खिलाफ नियमों को भी मजबूत किया। दोस्तों, वीडियो में आगे बात करते हैं एक बुरे सपने से भी बदतर दुर्घटना से ग्रस्त TWA फ्लाइट 800 की। यह हर किसी के लिए बुरा सपना था। एक ऐसा विमान जो बिना किसी स्पष्ट कारण के बीच हवा में अचानक फट गया। 17 जुलाई सन 1996 को TWA फ्लाइट 800 में विस्फोट हुआ, जो कि एक बोइंग 747 था, जो JFK से पेरिस के लिए उड़ान भरा था। इस विस्फोट में सवार सभी 230 लोग मारे गए थे। NTSB ने इसके पीछे आतंकवादी बम या मिसाइल हमले की संभावना को खारिज कर दिया और निष्कर्ष निकाला कि विमान के लगभग खाली सेंटर विंग ईंधन टैंक में धुएं से आग लग गई थी। लेकिन सबसे अधिक संभावना यह है कि वायर बंडल में शॉर्ट सर्किट के कारण ईंधन गेज सेंसर में चिंगारी उत्पन्न हुई, जिसके कारण आग लग गई। FAA ने तब से दोषपूर्ण वायरिंग और अन्य स्रोतों की से चिंगारी को कम करने के लिए परिवर्तनों को अनिवार्य कर दिया। इसी बीच बोइंग ने एक ईंधन निष्क्रिय प्रणाली विकसित की है, जो विस्फोट की संभावना को कम करने के लिए ईंधन में नाइट्रोजन गैस इंजेक्ट करती है। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं मलेशिया एयरलाइन MH370 से रिलेटेड। दोस्तों, साल 2014 में बोइंग 777 विमान कोलालंपुर से बीजिंग के लिए निर्धारित उड़ान पर वियतनामी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय गायब हो गया और एयरलाइंस के क्षेत्र में सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना। आज भी खोज दल हजारों किलोमीटर के महासागर का नक्शा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे उड़ान MH370 के ठिकाने का पता चल सके, जिसके कारण 239 लोगों की जान चली गई। इसके गायब होने में अपहरण से लेकर ईंधन की कमी और अंततः पानी में गिरने तक के सिद्धांत या विमान को जानबूझकर अज्ञात कार्गो के साथ अन्य द्वीपों या देशों में ले जाने तक के सिद्धांत हैं। आज तक कोई भी सिद्धांत सिद्ध नहीं हुआ है और विमान आज तक नहीं मिला है। हालांकि MH370 के लापता होने के 10 साल बाद लीक हुए दस्तावेजों से पता चलता है कि MH370 को उड़ान भरने के ठीक पहले अतिरिक्त ईंधन और चालक दल के सदस्यों को ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई थी। और अब अंत में दोस्तों, एविएशन गेम चेंजर्स कॉनकॉर्ड के बारे में बात करते हैं। दोस्तों,
ये दुनिया की पहली और एकमात्र सुपरसोनिक हवाई जहाजों की फ्लीट थी। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट के अनुसार ये हवाई जहाज अपने 4 रोल्स रॉयस इंजन और स्लीक अंतरिक्ष यान जैसी संरचनाओं के साथ ध्वनि की गति से भी 2 गुनी गति पर चल सकते थे। लगभग 30 वर्षों तक कॉनकॉर्ड ने एक साफ सुरक्षा रिकॉर्ड बनाए रखा, लेकिन 24 जुलाई सन 2000 को ये रिकॉर्ड बदल गया। एयर फ्रांस की उड़ान 4590, जिसमें 109 यात्री और चालक दल थे, इनको लेकर न्यूयॉर्क शहर के डिगॉल हवाई अड्डे से रवाना हुई। उड़ान भरने के कुछ समय बाद विमान में आग लग गई और यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे विमान में सवार सभी लोगों के अलावा जमीन पर 4 लोगों की मौत हुई। दोस्तों, जांचकर्ताओं ने पाया कि दुर्घटना के दौरान विमान में कोई यांत्रिक या संरचनात्मक विफलता नहीं थी। स्मिथसोनियन की रिपोर्ट के अनुसार फ्लाइट 4590 से पहले उड़ान भरने वाले कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस के जेट से एक शार्प धातु का टुकड़ा गिरा था, जिससे टकराकर कॉनकॉर्ड का टायर फट गया और बाएं पंख से टकराते हुए एक्सप्लोजन हुआ, जिसके कारण ईंधन रिसाव हुआ और आग लग गई और प्लेन एक खाली होटल में जा घुसा, जिससे 4 लोगों की जमीन पर मौत हो गई। इस दुर्घटना ने कॉनकॉर्ड को खत्म कर दिया। सन 2010 में कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस जेट पर काम करने वाले मैकेनिक जॉन टेलर पर अनैच्छिक हत्या का आरोप लगाया गया और कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस पर $2,65,000 का जुर्माना लगाया गया और एयर फ्रांस को भी 1 मिलियन यूरो से अधिक भुगतान करना पड़ा। दोस्तों, ये था आज का सफर। हम जल्दी ही लौटेंगे एक और हैरानी से भरपूर वीडियो के साथ। तब तक के लिए सी यू एंड टेक केयर।